अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक दैट प्रूव्स दैट लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर और क्वांटम नेचर। दैट लाइट्स वेव कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और ये पैकेट जिनको हमने फोटोन का नाम दिया। सो इन all these three topics that we studied, pair production is the third one. So first हमारे पास था photoelectric effect, then Compton scattering, and then this third. इसमें इन सब में यानी फोटोन ऑफ लाइट जो है वो एज पार्टिकल बिहेव कर रही है, और उसमें हम लाइट के फोटोन की बात करते हैं। हम लाइट को यानी ग्रैनुअल नेचर जो है लाइट की वो डिस्कस करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। सो ये बाइजर की बुक से हम देख रहे हैं। एज वी हैव सीन इन collision a photon can give an electron all of its energy, and that is in photoelectric effect. So photon आया और उसने सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे दी, और ख़ुद अब्जॉर्ब हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है और जाके कैथोड पर हिट करता है और करंट बनाता है। और ओनली पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी दैट इज़ इन कॉम्पटन शिफ्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में है, एक फ़ोटोन आता है और वो लॉन्गर वेवलेंथ से फिर इलेक्ट्रॉन को भी स्कैटर करता है और ख़ुद भी एक एंगल पे स्कैटर होता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू मटीरियलाइज इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, सो दिस इज पेयर प्रोडक्शन, दैट इज़ अ फोटोन कम्स इन एंड इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ electron and a positron. By the way, positron is only a antiparticle of electron. It has charge, so electron is negatively charged, positron is positively charged. Every other thing of the positron is similar to electron except the charge. So positron is positive, electron is negative, but positron is electron with a positive charge. It has nothing else that is different than electron, which is positively charged electron. In this process called pair production, electromagnetic energy is converted into matter. See, the photon is a energy. It's pure electromagnetic wave energy. This energy is converted into electron and positron, which are particles. So energy is being materialized. However, this reaction is not very simple. The pair production must happen in the vicinity of a nucleus. सही। सो इट्स नॉट दैट अगर आप न्यूक्लियस को यहाँ से हटा दें तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक फोटोन ख़ुद को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज कर ले, बल्कि इसके लिए विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस के होना ज़रूरी है। विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब यह है कि हमें ये रिएक्शन न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के करीब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन स्पेस में या फ्री स्पेस में हो जाए। No conversion principle are violated when an electron-positron pair is created near an atomic nucleus. The sum of changes of electron, that is charge Q positive and negative, is zero. Sum of charges is zero. So आप देखो कि ये बेसिकली बता रहा है कि ऐसा कोई फिज़िक्स का लॉ नहीं है जो इसमें वायलेट हो। दैट इज़ इफ़ यू सी द चार्ज कंजर्वेशन, फोटोन हैज़ ज़ीरो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल, देन यू हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी मिलकर क्या बनाते हैं? ज़ीरो। सो ज़ीरो चार्ज इज़ ज़ीरो चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई होती है। इसी तरह including rest energy, as the total energy including the rest energy of the electron and positron equals to the photon energy, and linear momentum is conserved with the help of, so energy is conserved। हमने भी देखते हैं कि एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होती है। सो वट एवर फोटोन हैज़ द एनर्जी, फोटोन के पास मतलब ज़्यादा एनर्जी भी हो सकती है और कम भी एनर्जी हो सकती है। हम अभी देखेंगे कि कितनी कम एनर्जी हो तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना सकता है। सो एनर्जी इज़ कंजर्व, वट एवर एनर्जी फोटोन हैज़, दिस एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की दो तरह की एनर्जी होगी। एक तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी होगी, यानी जिसकी वजह से ये बनेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का कोई मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम सी स्क्वायर, ये है इसकी रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी फोटोन की वो कन्वर्ट होगी इन दोनों पार्टिकल्स को की काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इन्होंने मूव भी करना है अवे फ्रॉम ईच अदर वंस दे आर फॉर्म्ड। सो फोटोन की टोटल एनर्जी इन दोनों पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो एनर्जी इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड एंड लीनियर मोमेंटम इज़ ऑल्सो कंजर्व। तो कहता है लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस विच कैरीज अवे दी
enough photon momentum of the process to occur. So ऐसा है कि incoming photon का जो recoil momentum होगा वो nucleus लेगा. This is why the nucleus this reaction needs a nucleus to present at. तो जो भी फोटोन का, सो यहाँ पे दोनों पार्टिकल जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. ये फोटोन जो है जैसे ही ये इन दोनों को बनाएगा, तो ऐसे जैसे आप जो समझ लो कि जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे इवेंट से मेरी मुराद ये कि लेट से एक बुलेट जो है वो बंदूक से निकली है. सो ये बुलेट जो है इसको ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो भी आपकी गन है ये आपको ये अच्छे से पता है कि ये रिकॉइल करती है. सो ये रिकॉइल मोमेंटम आपको जब इसको मतलब एक इंसान इसको चला रहा है तो वो रिकॉइल मोमेंटम ही कैन फील इट ऑन हिज बॉडी. तो वो रिकॉइल मोमेंटम यानी आप पीछे को आप कंधे पे चला रहे हैं तो आप कंधे पे आपको फील होगा वो रिकॉइल मोमेंटम. सो दैट रिकॉइल मोमेंटम जो है वो ये समझे कि ये न्यूक्लियस वो रिकॉइल मोमेंटम ले रहा है. सो लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, energy, charge, linear momentum, everything is conserved. So no physical law is being violated. Because of its relatively enormous mass, the nucleus absorbs only a negligible fraction of the photon energy, and rest of energy is converted into production of the electron and positron. Energy and linear momentum could not both be conserved if pair production were to occur in empty space. So it does not occur there. So जैसे हमने पहले बताया कि this must happen in the vicinity of a nucleus. It can't happen in free space because in there you violate two principles: violation of energy and momentum, linear momentum. The rest energy mc square of an electron and positron is 0.51 MeV. So ये basically आप m mass of electron put करते हैं, c square से multiply करते हैं, तो आपके पास इन दोनों को multiply करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आता है. दिस इज़ दैट आंसर. और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर आपने इसको जो है वो कन्वर्ट किया. ये जो भी आंसर आएगा एम ई सी स्क्वायर का, यानी मैथ जो है अगर के जी में आप ले रहे हैं, सी स्क्वायर जो है वो मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, सो आप उनको मल्टीप्लाई करें, जो भी आपके पास आंसर आएगा you will convert that answer into this has now the units of energy. तो आप उसको यानी जूल में आंसर आएगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो 0.51 MeV जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. या आप यूँ कह लो कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम सी स्क्वायर, दैट इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस 0.5 MeV आप यूँ समझ लो कि ड्यू टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मच एनर्जी इज इट पोजेसेस. ठीक है. सो ये एनर्जी उसके मास की वजह से है. बाकी अगर वो मूव भी कर रहा होगा तो जाहिर है उसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी, बट सिर्फ अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है कहीं पर तो उसके बाद इतनी एनर्जी तो है ही. ये क्यों है? ये उसकी मास की वजह से है. Hence, pair production require a photon energy of at least 1.02 MeV. तो इसका डबल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है. क्यों? क्योंकि जो भी फोटोन आ रहा है ये फोटोन अपने आप को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन की भी 0.51 MeV और पॉजिट्रॉन की भी 0.51 MeV. सो द टोटल ऑफ 1.02 MeV एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड जो कि ये रिएक्शन करने के लिए यानी मिनिमम एनर्जी या कह लो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है. अब ये एनर्जी होगी तभी रिएक्शन होगा. हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा कि इस एनर्जी पर तो जस्ट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे, बट चूँकि इनको मूव भी करना है अवे फ्रॉम ईच अदर, सो अगर फोटोन के पास इससे ज़्यादा एनर्जी है देन दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. बट इतनी एनर्जी तो उसके पास होनी ही चाहिए. दिस इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू हैपन. Any additional photon energy becomes kinetic energy of the electron and positron. The corresponding maximum photon wavelength is 1.2 picometer. Electromagnetic waves with such wavelengths are called gamma rays. ये मैं आपको भी बताती हूँ. आपको पता है एक पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है. इधर गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, यूवी लाइट है, फिर विजिबल है. आपको स्पेक्ट्रम याद होगा. तो कहता है कि अगर हम इस एनर्जी, ये जो भी एनर्जी है फोटोन की, इसको लें और आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा E=hc/λ, और यहाँ पे अगर हम लैम्डा को इधर रख लें तो hc/E. यहाँ पे h की वैल्यू पुट करें, ठीक है, c की वैल्यू दोनों कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करें, e की वैल्यू पुट करें जो कि हमने यहाँ पे ये निकाली है, और आपके पास आ जाएगा लैम्डा. तो वो लैम्डा आपके पास आता है 1.2 पिकोमीटर. अच्छा, ये वाला सारा काम आपकी वो जो दूसरी बुक है उसमें हुआ होगा, तो आपने वहाँ से ये देख लेना है.
यहाँ पे इन्होंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की हुई, बट यू कैन डू इट योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो लैम्डा आपने निकालना है HC/E से, E की वाली वैल्यू पुट करनी है इधर, और HC की कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू पुट करके जो भी लैम्डा आएगा दैट इज़ 1.2 पिकोमीटर। तो कहता है कि ये जो वेवलेंथ है कोरिस्पॉन्ड करती है गैमा रेज को, जो सबसे पहले वाली सबसे हाईएस्ट एनर्जी की रेंडमली वेव्स होती हैं स्पेक्ट्रम में। सो तो इसका मतलब है कि ये जो भी रिएक्शन है ये कोई एक्सरे, यूवी लाइट या विजिबल लाइट तो कर नहीं सकती, ये सिर्फ गैमा रेज कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इतनी एनर्जी या वेवलेंथ होगी कि ये रिएक्शन हो। ये बात समझ आ रही है आपको? एंड फाउंड दैट इन नेचर एज वन ऑफ द एमिशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड इन कॉस्मिक रेज। तो ये गैमा रेज जो हैं हमें ज़मीन पर, वैसे तो सूरज से निकलती हैं, ज़मीन पर भी हमें मिलती हैं। कहाँ पर? ये एमिशन ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्साइटेड होते हैं, रेडियो एक्टिविटी करते हैं, और उनसे जब वो डी एक्साइट होते हैं तो गैमा रे एमिट करते हैं। द इनवर्स ऑफ द पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन पॉजिट्रॉन इज नियर एन इलेक्ट्रॉन एंड टू कम टुगेदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर opposite electric charge. So electron and positron combine together to form two photon to conserve linear momentum. ये एक फोटोन नहीं बनाएंगे, दो फोटोन बनाएंगे जो कि ऑपोजिट टू ईच अदर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये आएंगे और इन दोनों को बनाएंगे। सो ये दिस फिनोमेना इज़ द ऑपोजिट ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी दोनों तरह से फिनोमेना हो सकता है। एक फोटोन दो मटेरियल भी पार्टिकल बना सकता है, या दो मटेरियल पार्टिकल मिलकर एनर्जी भी बना सकते हैं फोटोन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर एनहिलेशन। इनके लिए आपके पास उसी तरह total mass of positron and electron is 1.02 MeV, and each photon has energy 0.51 MeV plus half the kinetic energy of the particle relative to their center of mass. The direction of the photon are such as to conserve both energy and momentum. So therefore there are two particles needed. और ये रिएक्शन जो है इट नीड्स नो न्यूक्लियस टू हैपन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द टॉपिक। सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। सो एक्सरेज जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इनका एनर्जी के हिसाब से दूसरा नंबर है। सबसे पहले गैमा रेज आती हैं, फिर एक्सरेज आती हैं। दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। The photoelectric effect provides convincing evidence that photons of light can transfer energy to electrons. So photoelectric effect में जो electrons यूज़ हो रहे हैं वो like far X-ray region के अंदर आते हैं. So X-rays can convert, they are photons and they can transfer their energy to electrons. Is the inverse process also possible? That is, can electron produce a photon? That is, can part of all of the kinetic energy of moving electron be converted into photon? As it happens, the inverse photoelectric effect not only does occur but had been discovered through not understood, ये like उससे पहले हो चुका हुआ है एक्सरे की प्रोडक्शन, before the work of Planck and Einstein, before even the discovery of photoelectric effect. उससे बहुत पहले हम एक्सरेज को डिस्कवर कर चुके थे, बट ये कि इट वाज नॉट यानी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये एक्सरेज जो है वो इस तरह प्रोड्यूस हो सकती हैं। इन 1895 दिस रॉन्गटन एक साइंटिस्ट थे, found that a highly penetrating radiation of unknown nature is produced when fast electron impinge on matter. ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जब स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो वहाँ से जो है वो फोटोन बाहर निकलता है. सो these X-rays were soon found to travel in straight lines, to be unaffected by electric and magnetic field, to pass readily through opaque materials, to cause phosphorescent substance to glow, and to expose photographic plates. So basically ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है इनके ऊपर फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस अप्लाई किया होता है. सो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट जो मुझे आई रिमेंबर इफ़ द हिस्ट्री अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज़ कि इन्हीं साइंटिस्ट की आई थिंक जो बेगम थी उनके हाथ की एक्सीडेंटली फर्स्ट जो पिक्चर थी वो रिसीव हुई थी ऑन दिस
फोटोग्राफिक प्लेट, और उसमें हुआ ये कि ये जो एक्सरेज हैं, सिंस दे कैन पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स, तो फ्लैश में से पास हो गई, और जो बोन है उसमें से यानी उन्होंने कुछ एक्सरेज अब्जॉर्ब कर ली, रेस्ट ऑफ द एक्सरेज। तो ऐसा हुआ कि हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर उस हाथ का इमेज आया था, उसके अंदर जो फ्लैश है उसके अंदर से ज़्यादा एक्सरेज पास हुई, तो उस जगह पर ज़्यादा ग्लो था फोटोग्राफिक प्लेट पे, जबकि जिस जगह पर बोन्स थी उन जगह पर कम ग्लो था, तो ये वो वाली जगह ब्लैक थी। सो तो आप अगर देखें तो इंटरनेट पे आपको पिक्चर भी मिल जाएगी, जो फर्स्ट एक्सीडेंटल एक्सरे हुआ था किसी भी यानी ह्यूमन बॉडी का। तो उसमें यानी ये उसके ऊपर अपनी लैब में उस पर काम कर रहे थे, जबकि वो लाइक एक एक्सीडेंट था जिसमें कि उनका हाथ अचानक उनकी बेगम का जो है वो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर एक हाथ की यानी पिक्चर बन गई। और तो बेसिकली ये यानी वहाँ से ये बहुत पहले 1895 में चूँकि ये डिस्कवर हो गया, उसके बाद एक्सरेज को बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा था। The faster the original electrons, the more penetrating the resulting X-rays are. So that is उनकी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन बनेंगे, एंड द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेटर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम। सो नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा बनेंगे, सो यानी एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक्सरेज की एनर्जी यानी ज़्यादा एनर्जी के एक्सरेज या फोटोन्स बनेंगे, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे। सो दिस इज़ सिमिलर टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ऐसा ही होता है। इंटेंसिटी मीन नंबर का इंक्रीज, और एनर्जी मीन्स ओवरऑल एनर्जी of the photon or electron increases. Not long after this discovery, it became clear that X-rays are electromagnetic waves. Electromagnetic theory predicts that an accelerated charge will radiate electromagnetic waves. So whatever, whoever, like electron or whatever charge is accelerating, if it is moving with some velocity that is changing, so it will emit some kind of radiations. इसीलिए आपको अगर याद हो तो हम आगे पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो जब मूव कर रहा था तो यहाँ से ये सपोज किया जाता था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निकाल रहा होगा हर टाइम पर, वो एमिट कर रहा होगा, सो इवेंचुअली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो and rapidly moving electron suddenly brought to rest is certainly accelerated. सो एक्सेलरेटेड नहीं, डिसलरेटेड। सो जब भी वो रेस्ट पे आएंगे तो वो डिसलरेट होंगे, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली उसका उल्टा जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसलरेशन होगा। रेडिएशन प्रोड्यूस अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इज गिवन जर्मन नेम ब्रामस्टालिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जो कि किसी चीज़ के रुकने की वजह से बन रही है। सो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपको आप इसको किसी चीज़ से स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे ये किसी चीज़ से स्ट्राइक करता है तो ये अचानक से इसको ब्रेक लगता है ना, ये रुकता है। सो उसके रुकने से या ब्रेकिंग से जो उसकी एनर्जी है फिर वो कहाँ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो टायर अगेंस्ट द रोड जो है वो उसमें फ्रिक्शन होती है और वो रुकता है, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो जो टायर के पास एनर्जी थी जो मूव कर रहा था, आपने ब्रेक अप्लाई की तो वो एनर्जी आपके इंस्ट्रूमेंट के गाड़ी के हीट होने में यूज़ होती है या वो रोड के साथ फ्रिक्शन में यूज़ होती है। सो यहाँ पर वो एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, वो प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन में यूज़ होगी। सो इन रेडिएशन को ब्रैमस्टालिंग या जिनका मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन वो कहा गया। एनर्जी लॉस ड्यू टू ब्रैमस्टालिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स देन फॉर हैवियर पार्टिकल्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर violently accelerated when passing near nuclei in their path. So यानी यही काम अगर आप हैवी पार्टिकल से करेंगे तो उनके साथ ना अच्छे से नहीं होगा, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से फोटोन में कन्वर्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे मूव मोर वायलेंटली, दे आर एक्सेलरेटेड जब वो किसी भी न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं। The greater the energy of an electron and greater the atomic number of the nuclei it encounters, the more energy the brainstorming. ठीक है। सो मोर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मीन्स मोर एनर्जी ऑफ द ब्रेकिंग एंड हैंस द हायर एनर्जी फोटोन विल बी emitted.
In 1912 a method was devised for measuring. So 1912 इसका मतलब है 18 more than like 100 years after, more than 100 years after हमने फिर एक मेथड बनाया इसको एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि ये बहुत पहले एक्सरेज जो थे वो यानी हम we knew X-rays like far before. So 1912 a method was devised. Diffraction experiment had been recognized as ideal, but as we call from physical optics, the spacing between adjacent lines on a diffraction grating must be of the same order of magnitude as the wavelength of the light for satisfactory results. And gratings cannot be ruled with the minute spacing required by X-rays. So first कहता है कि एक ग्रेटिंग जो है वो उसको लिया गया कि ये सो बेसिकली जो मटेरियल हमने यूज़ करना है जो स्टॉप करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. सो इसके लिए ज़रूरी ये था कि जो आपका मटेरियल है उसके एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है सो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसको मटेरियल की जो अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने यूज़ करनी है तो जो लाइंस रूल्ड हैं उन लाइंस को एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल होना चाहिए, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि जब आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं तो आपको उसकी इतनी ज़्यादा करीब लाइंस रूल नहीं कर सकते. तो फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियलाइज दैट दी वेवलेंथ सजेस्टेड फॉर एक्स-रेज वर कंपेरेबल टू द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट एटम्स इन द क्रिस्टल. सो क्रिस्टल जिनमें के एटम जो है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, सो उनके अंदर एटम जो है वो इतना करीब अरेंज हैं कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो एक्स-रेज की जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल है. ही देयरफॉर प्रपोज दैट crystals be used to डायफ्रैक्ट एक्सरेज. सो बेसिकली ये डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज की बात हो रही है, ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की बात नहीं हो रही. एक्सरेज की प्रोडक्शन में हम यहाँ ये डायग्राम यूज़ करेंगे और हम अभी इसके बारे में बात करते हैं. सो जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं इन एक्सरेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसा मटीरियल चाहिए कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, आपको याद है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसके ऊपर से अगर आप लाइट फॉल करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके पास लाइट आती है वो मैक्सिमा मिनिमा की फॉर्म में आती है. तो ये मैक्सिमा मिनिमा जो है वो आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं. तो कहता है कि अगर आपको एक्सरे की डायफ्रैक्शन स्टडी करनी है तो आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट मटेरियल शुड बी सच दैट उसकी जो ऊपर जो लाइंस रूल की हों, जैसे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर होती हैं, वो लाइंस जो हैं वो इतनी करीब हों जितने कि एटम्स के दो एटम के बीच में डिस्टेंस है, तो तभी आपको जो है वो एक्सरे की डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगी. बट ये कि चूँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाना, और साथ ही ये डिस्कवर किया गया कि एक्चुअली तो क्रिस्टल्स जो हैं उनमें ऑलरेडी एटम्स जो है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, उनके दरमियान इतना डिस्टेंस होता है जितना कि दो एटम्स के बीच में होता है, यानी उतना डिस्टेंस है जितना कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज है उसके कंपेरेबल. सो देयरफॉर वो मटेरियल्स यानी क्रिस्टल जो हैं उनको यूज़ किया गया टू स्टडी दी डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज. इन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट फॉलोइंग ईयर वेवलेंथ ऑफ दिस nanometer were found, and 10 to the power minus 4 of those in visible light, and hence have quanta of 10 to the power 4 times as energetic. So basically wavelength of जो coming light है यानी X rays वो measure की गई using the diffraction of X rays. Electromagnetic radiation were with wavelengths from this to this 10 nanometer falls into the category of X rays. So ये आपके पास रेंज आती है जिसको हम इनके बीच में जितने भी वेवलेंथ्स होंगे उन सबको हम एक्सरेज कहेंगे. द बाउंड्रीज ऑफ दिस कैटेगरी आर नॉट शार्प, द शॉर्टर वेवलेंथ एंड ओवरलैप गामा रेज. सो बेसिकली लॉन्गर वेवलेंथ. सो ये बेसिकली कहता है कि इनकी बाउंड्री शार्प नहीं है. अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखें तो गामा रेज जो हैं और गामा रेज की जो फार एज है उसको हम हाई एनर्जी एक्स रेज भी कह सकते हैं. सो इट्स अ लाइक अ फजी काइंड ऑफ अ एज. अब ये फिगर आ गई हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की. तो बेसिकली हमारा टॉपिक जो था वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज था, और हमने जो है वो रेस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किया है जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज़ एवैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये एक मटेरियल है जो फिलामेंट और एक सो दिस मटेरियल इज़ टंगस्टन आई होप. और इस तरफ हमारे पास जो है जी अगर आप देखें तो ये फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट है. इस फिलामेंट को हीट किया जाता है और इसके आगे ग्रिड लगाई हुई है. फिलामेंट हीट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे.
heated filament through which an electric current is passed supplies electron by thermionic emission. So heat की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो इस वजह से इसको हम thermionic emission कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का. The high potential difference V maintained between the cathode and metallic target accelerates the electron towards the later. So यहाँ पे negative charge है, so electron will be repelled, and this has a positive charge, so electron will be attracted towards this. This is tungsten, by the way, it's a metal. The face of the target is at an angle relative to the electron beam. So this, see, ये ऐसे नहीं है straight, बल्कि ये यूं है, ठीक है, ये यूं है. This has an angle to the beam, and X-rays that leave the target pass through the साइड ऑफ द ट्यूब. सो जैसे ही, सो बेसिकली ये वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के सरफेस के अंदर घुसेगा, वहाँ पे इसके आगे न्यूक्लियाई हैं पॉजिटिवली चार्ज. ये न्यूक्लियाई इसको स्टॉप करेंगे या इसको रोकेंगे, उससे ये ब्रेक, इसके अंदर डीसेलरेशन पैदा होगा ना यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होगा, और उस डीसेलरेशन या ब्रेकिंग से यहाँ पर फोटॉन्स पैदा होंगे. वो एनर्जी जो है वो फोटोन में कन्वर्ट होगी, और फोटोन जो है दे विल बी गिवन आउट ऑफ द this evacuated tube. As mentioned earlier, classical electromagnetic theory predicts Bremsstrahlung when electrons are accelerated, which accounts in general for, आप इसको ये decelerated भी कह सकते हैं, for X-rays produced by an X-ray tube. However, the agreement between theory and experiment is not satisfactory. और ये कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है एक्सरेज का, इट कम्स लाइक दिस. यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रेकिंग रेडिएशन होती तो हमारे पास सारा एक कंटिन्यूस जो है ना वो आंसर होता, या हमारे पास यानी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं ना, और ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इनके ये डीसेलरेट हो रहे हैं. तो मे बी कोई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है वो वन टाइम सारे का सारा डीसेलरेट हो गया, लाइक जैसे ही उसने स्ट्राइक किया वो डीसेलरेट हो गया, उसने हाई एनर्जी का फोटोन इमिट कर दिया. एक और इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एटम से थोड़ा सा डीसेलरेट हुआ, जबकि उसके पास स्टिल थोड़ी एनर्जी थी, वही थोड़ा सा जब डीसेलरेट हुआ इसने एक लो एनर्जी का फोटोन निकाला, फिर ये किसी और एटम के साथ जाके टकराया, उससे डीसेलरेट हुआ, इसने एक और फोटोन निकाला. सो ये मे बी एक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ टाइम डीसेलरेट होने के बाद जो स्मॉलर एनर्जी के फोटोन है मोर देन वन वो रिलीज़ करेगा. तो सो ये हमारे पास दो टारगेट हैं, टंगस्टन 35 और ये मोलिब्डेनियम है. सो ये के किलो वोल्ट का इनको हमने पोटेंशियल दिया हुआ है. सो ये दो हमारे पास टारगेट थे. कहते हैं इन केस ऑफ मोलिब्डेनियम आपके पास इंटेंसिटी पीक्स अकर्स दैट इंडिकेट द इन्हांस प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एट सर्टन वेवलेंथ. सो इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपके पास दो जो है वो पीक्स भी आई, जबकि दिस पीक्स अकर्स एट स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर ईच टारगेट मटेरियल एंड ओरिजिनेट इन rearrangement of the electron structure of the target atoms after having been distributed by bombarding electrons. The phenomena will be discussed. So basically I'll tell you the phenomena, what the phenomena is. So हो ये रहा है कि दोनों मटेरियल के लिए ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे टंगस्टन के लिए में भी कहीं आगे जाके आए, बट दोनों मटेरियल के लिए हमने देखा कि अगर आप आपने एक इसमें से एक ही ग्राफ कर लेना है. सो हुआ ये कि आपके पास कुछ इस टाइप का जो है वो ग्राफ आता है कि कुछ तो जगह पर आपके पास और बाय द वे ये मैं इसको थोड़ा सा सही से बनाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कुछ इस टाइप का ग्राफ है. सो आपके पास कुछ जगह पर तो इस तरफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आई, और इस तरफ जो है वो वेवलेंथ है. सो कुछ जगह पर तो आपके पास जो वेवलेंथ आ रही है वो कंटिन्यूस है, यानी इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं वेवलेंथ, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो यानी हर पॉइंट पे आ रही है. लेकिन कुछ जगह पर आप देख रहे हैं कि एक शार्प पीक आपको दिख रही है. सो उसने कहा कि समटाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पहुंच गया, और न्यूक्लियस के पहले जो शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. और अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इधर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गई, और यहाँ से आपके पास न्यूक्लियस के ये LMN शेल होते हैं ना, तो M शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो आके L शेल को फिल करेगा. इसको जब ये फिल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फोटोन निकलेगा जो कि आपके पास इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उसकी एनर्जी के जितना एक फ़ोटोन यहाँ पे निकलेगा. तो ये KL या KM. इसी तरह अगर आपके पास हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करता है तो ज़ाहिर है इन दोनों के
बीच में जो डिस्टेंस है, डिफरेंस एनर्जी का, उसके जितना जो फोटोन है वो निकलेगा। सो ये दो फोटोन और ये दो फोटोन ही एक्स रेज को कोरिस्पॉन्ड करते हैं, यानी एटम जो है उसके इनर शेल की ट्रांजिशन जो है वहाँ से जब ट्रांजिशन होती है तो एक्स रेज निकलते हैं, और जाहिर है आउटर शेल में या बड़े जब सॉलिड एनर्जी के फोटोन जो है वो किसी और रीजन में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सरेज की बात कर रहे हैं। तो इनर शेल की जो दो ट्रांजिशन होती हैं, यानी सम टाइम तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस से मतलब पहले ही वो उसकी हो जाएगी डिसलरेशन, बट सम टाइम वो जब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पहुँच जाएगा, एटम के अंदर जाएगा, तो वहाँ पर वो नॉकआउट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, जिससे ये होगा कि आपके पास इनर शेल ट्रांजिशन होंगी। तो ये दो जो करेक्टरिस्टिक्स पीक्स हैं, इसको हम कहते हैं तो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक पीक्स जो हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि आपके पास इनर शेल ट्रांजिशन हो गई हैं, जबकि ये जो बाकी की एनर्जी आ रही है, सो ये भी गामा रेज हैं, लेकिन ये कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ कंटिन्यूस जो आ रही हैं वो तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन के वैसे ही जब वो स्टॉप हो रहा है, उसकी वो डिसलरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो वेव्स आ रही हैं ये वो वाली हैं। अब इसमें आप देखो कि एक मिनिमम वेवलेंथ भी है, यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक मिनिमम वेवलेंथ है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इसके तो ऐसा नहीं है कि आपके पास यानी हर एक जो वेवलेंथ है वो प्रोड्यूस होगी, बट ये कि इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। सो आपके पास एक मिनिमम वेवलेंथ जो है वो होगी, और ये मिनिमम वेवलेंथ जो है इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी उन्होंने लिखा हुआ है। द एक्सेलरेट प्रोड्यूस एट अ गिवन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V वेरी इन वेवलेंथ, बट नन हैज़ वेवलेंथ शॉर्टर देन दी सर्टन मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के शॉर्ट होने का मतलब ये है कि मैक्सिमम एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी का जो फोटोन होगा वो इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। और ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना पोटेंशियल दिया हुआ था, किसको, इस यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये आपने कितना दिया हुआ था। सो द ग्रेटर द पोटेंशियल, ग्रेटर एनर्जी इज़ दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो ग्रेटर एनर्जी फोटोन भी प्रोड्यूस होंगे। ग्रेटर एनर्जी फोटोन का मतलब है लोअर या और मिनिमम और ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ का फोटोन, तो यानी स्मॉलर वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी, एंड सिमिलरली लॉन्गर वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड टू द मिनिमम एनर्जी। सो कहता है कि दिस डिपेंड्स ऑन दी वी, सो इंक्रीजिंग वी डिक्रीजेज लैम्डा मिनिमम, यानी लैम्डा मिनिमम और पीछे चला जाएगा। एट पर्टिकुलर वी लैम्डा मिनिमम इज द सेम फॉर बोथ द टंगस्टन एंड molybdenum targets. So these two scientists found experimentally that lambda minimum is inversely proportional to V, and the relation is this. ठीक है, the second observation fits in with the quantum theory of radiation. Most of the electrons that strike the target undergo numerous glancing collision and their energy going simply into heat. This is why the target in X-ray tubes are made from high melting point material, जैसे tungsten है, ये वो जल्दी heat से melt ना हो. A few electrons though lose most or all of their energy in single collision. सो मोस्ट ऑफ देम विल लूज देयर एनर्जी इन सिंगल कोलिजन, सो एक फोटोन वहाँ से वो हाई एनर्जी का फोटोन निकाल देंगे। बट ये कि ये जो आपको इस पीक के बाद भी यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है ना, तो ये यूँ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कुछ फोटोन जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही दफ़ा में अपने सारा एनर्जी लूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो नंबर ऑफ कोलिजन्स कर रहे हैं। इससे आपका मटेरियल भी हीट हो रहा है, इससे स्मॉल एनर्जी के फोटोन्स भी निकल रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूस एक्सरे है ये वहाँ से निकल रहा है। तो दो तरह का एक्सरे आपके पास निकल रहा है, एक तो करेक्टरिस्टिक यानी वो जो पीक्स हैं जो कि इनर शेल ट्रांजिशन से निकल रही हैं, दूसरा आपके पास है जी कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जो कि कंटिन्यूस ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन या ब्रह्मस्टालिंग से प्रोड्यूस हो रहा है। X-ray production then, except for the peak mentioned in so except the peak, दे रिप्रेजेंट्स एन इन्वर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पीक्स को अगर आप छोड़ दें जिनमें कि ट्रांजिशन हो रही हैं, अब बाकी का सारा एक्सरे प्रोसेस जो है बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उलट है। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास फोटोन आ रहा है और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके मूव कर रहा है। इसी तरह इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है उससे वो एक फोटोन बना रहा है। सो these two processes are exactly inverse of each other. Instead of photon energy being transformed into electron kinetic energy is being transformed into photon energy. A short wavelength means high frequency, and high frequency means high photon energy. So ये हमने जैसे इसके बारे में बात की है यहाँ पे उसने
since work function are only a few electron volts, whereas accelerating potential in X-ray tubes are typically tens of hundreds of thousand volts, we can ignore the work function and interpret the shorter wavelength limit. So यानी ये कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे हमने वर्क फंक्शन की बात की थी कि मिनिमम एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे वो मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है एज, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा. So the entire kinetic energy of the electron, kinetic energy is equal to EV of the bombarding electron is given up into a single photon. So यहाँ meaning work function को हम totally ignore कर रहे हैं as because electron has much higher energy than the work function. So whatever the potential that you give that you you have given to the circuit, that potential energy is completely converted into photons. So ये basically हम minimum या maximum energy का minimum wavelength और maximum energy का photon बता रहे हैं कि कितना maximum कितनी energy का photon आपके पास आ सकता है. So lambda, so this is this is f basically, और इस f को अगर आप c over lambda लिख दें तो ये lambda minimum होगा. f maximum correspond to lambda minimum. तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम निकालें तो एच सी ओवर ई वी, और यहाँ पे आप जो भी पोटेंशियल है आपका वो अगर आप पुट करें तो आपके पास आ जाएगा वट एवर लैम्डा मिनिमम दैट यू विल गेट इन दैट एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज़ बेसिकली एक्सरे प्रोडक्शन एंड इसको आप पढ़ें और आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर ग्रुप.